जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जिसका इकलौता मकसद था पैसा कमाना, वो एक पूरे के पूरे देश पर कब्जा कर लेती है। नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। बात है साल 1600 की। लंदन में कुछ बिजनेसमैन एक साथ आए और महज 200 साल बाद उन्हीं की कंपनी के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी थी और वो एक पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत कर रहे थे। तो चलिए आज इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू कहां से होती है? सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ 125 लोगों से। 125 निवेशक, कोई बहुत बड़ी सल्तनत या कोई सरकार नहीं, बस कुछ लोग जिनका एक ही मकसद था, इंडिया के साथ ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना, बस। और तो और बात को और साफ करें तो अपने पहले 20 सालों में इस पूरी कंपनी को चला रहे थे सिर्फ 6 परमानेंट कर्मचारी। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 6 लोग। सोचिए, बस इतना ही बड़ा था ये पूरा ऑपरेशन। लेकिन फिर वक्त गुजरा और 200 साल बीत गए और इन 2 सदियों में सब कुछ बदल गया। वो छोटी सी 6 लोगों की कंपनी एक ऐसे दैत्य में बदल चुकी थी जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। 2 लाख सैनिक, ये थी उनकी प्राइवेट आर्मी की ताकत। आपको पता है, ये उस वक्त की ब्रिटिश आर्मी से भी 2 गुनी बड़ी थी। एक प्राइवेट कंपनी जिसके पास एक देश की सरकार से भी बड़ी फौज थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस कंपनी का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि इसकी नींव में ही कुछ ऐसा था जो इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाता था। 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ I ने कंपनी को एक चार्टर दिया, मतलब एक ऑफिशियल परमिशन लेटर। इस लेटर में लिखा था कि इंडिया के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली सिर्फ इसी कंपनी की होगी। लेकिन असली कहानी इसके दूसरे हिस्से में छिपी है। इसी चार्टर में कंपनी को युद्ध छेड़ने का अधिकार भी दिया गया था। जरा सोचकर देखिए, एक ट्रेडिंग कंपनी को जंग करने का लाइसेंस। असली खेल तो यहीं से शुरू होना था। तो देखिए, इजाजत तो जंग की भी थी, पर शुरुआत इन्होंने व्यापार से ही की और फिर धीरे धीरे बहुत चालाकी से उन्होंने इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी और उनके जो व्यापार के अड्डे थे वो अब किलों में बदलने लगे थे। इसकी शुरुआत हुई 1608 में, जब उनका पहला जहाज सूरत पहुंचा। फिर कुछ साल बाद 1612 में सर थॉमस रो ने मुगल बादशाह जहांगीर से एक डील पक्की कर ली। डील थी सूरत में एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाने की, और बस इसके बाद तो एक एक करके मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में इनके अड्डे बनते चले गए। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही सीधी और साफ थी। आप देखिए, पहले ट्रेडिंग पोस्ट बनाओ, फिर दूसरा कदम उन पोस्ट की किलेबंदी करो, उन्हें मजबूत करो, और आखिर में उन्हीं किलों को बड़े बड़े शहरों में बदल दो। और पता है, आज के जो हमारे महानगर हैं, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, इन तीनों की नींव इसी कंपनी ने रखी थी। अब तक कंपनी एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग पावर बन चुकी थी। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। कंपनी ने इस मौके को फौरन भांप लिया और इसका पूरा फायदा उठाया। अब उनका निशाना सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि राजनीतिक और मिलिट्री ताकत बनना था। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 1757 की प्लासी की लड़ाई। ये एक टर्निंग पॉइंट था। जरा फर्क देखिए, एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जिनकी फौज में थे 50,000 सैनिक, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की कंपनी की आर्मी, जिसमें थे महज 3,000 सैनिक। कागज पर देखें तो ये तो कोई मुकाबला ही नहीं था। तो फिर सवाल यह है कि सिर्फ 3,000 की सेना 50,000 की फौज से कैसी जीत गई? इसका जवाब जंग के मैदान में बहादुरी से नहीं, बल्कि धोखे और साजिश से लिखा गया। और इस साजिश का सबसे बड़ा चेहरा था मीर जाफर, नवाब का अपना कमांडर। कंपनी ने उसे खरीद लिया था। उसने अपनी ही साइड को धोखा दिया और कंपनी की जीत को थाली में सजाकर दे दिया। यह धोखा इतना बड़ा था कि आज भी हमारे यहां मीर जाफर शब्द का मतलब गद्दार होता है। तो यह जीत ताकत से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश से मिली थी। प्लासी की इस जीत के बाद कंपनी का असली भयानक चेहरा पूरी तरह से सामने आ गया। बंगाल पर कब्जा हुआ और फिर शुरू हुआ लूट और शोषण का एक ऐसा दौर जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब उनका बिजनेस मसालों का नहीं, बल्कि अफीम जैसी चीजों का था।
कंपनी ने किसानों पर इतने भारी टैक्स लगाए कि नतीजा बेहद भयानक हुआ। 1770 में बंगाल में एक जबरदस्त अकाल पड़ा। अनुमान है कि इसमें करीब 1 करोड़ लोगों की जान गई, मतलब बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो उस अकाल के दौरान भी लगातार टैक्स वसूलते रहे। उनका इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल तो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। देखिए वो करते क्या थे। पहला कदम, भारतीय किसानों से जबरदस्ती अफीम की खेती करवाना। दूसरा, उस अफीम को चीन में स्मगल करना। तीसरा, वहां के लोगों को नशे का आदी बनाकर चीन को कमजोर करना। और चौथा, जब चीन की सरकार ने इस जहरीले ड्रग ट्रेड को रोकने की कोशिश की तो कंपनी ने उन पर जंग छेड़ दी, जिसे इतिहास में ओपियम वॉर्स या अफीम युद्ध कहा जाता है। मतलब व्यापार के नाम पर नशा, लूट और जंग। तलाशी के बाद करीब 100 साल की इस लूट और जुल्म के बाद कंपनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा अपनी इंतहा पर पहुंच चुका था। अब वक्त था एक क्रांति का और कंपनी के अंत की शुरुआत का। और ये शुरुआत हुई 1857 में, जब कंपनी के अपने ही भारतीय सिपाहियों ने बगावत कर दी। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह ने कंपनी की चूल्हे हिला दी। इसका असर इतना बड़ा हुआ कि ठीक अगले साल 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले लिया। और आखिरकार 1874 में 273 सालों तक चलने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। एक प्राइवेट कंपनी जो एक साम्राज्य बन गई, एक छोटी सी व्यापारिक चौकी जो एक पूरे देश की सरकार बन गई। ये वाकई इतिहास के सबसे अजीब और चौंकाने वाले बदलावों में से एक है। कंपनी तो 1874 में खत्म हो गई, ये सच है, पर क्या उसकी विरासत, उसकी लेगेसी भी खत्म हो गई है? उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और एजुकेशनल सिस्टम बनाए थे, उनका असर आज भी हमारे समाज पर कितना गहरा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।